नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जीवाणु के जीनोम संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जीवाणु सामान्य परिचय। हम सभी जानते हैं कि जीवाणु जो कि अति सूक्ष्म प्राणी होते हैं, ये जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन प्रकार के सजीव होते हैं। इन जीवाणुओं के अंतर्गत पाए जाने वाले डीएनए को हम जीनोम कहते हैं। इस जीनोम का जो संगठन होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग प्रकार का होता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए के अंतर्गत हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ डीएनए से बंधे हुए अन्य प्रोटीन्स द्वारा आवृत रहता है। यहाँ पर आप एक पिक्चर के अंतर्गत जीवाणु कोशिका को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको एक जीवाणु कोशिका की विभिन्न संरचना को आप आसानी से समझ सकते हैं। जीवाणु कोशिका के अंतर्गत आपको सबसे बाहर की तरफ उसका स्लाइम लेयर और कैप्सूल दिखाई दे रहा है। उसके भीतर की तरफ आपको सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर की तरफ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आपको साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है। साइटोप्लाज्म के अंदर है जो आपको राइबोसोम और प्लाज्मिड और उसका जो जीवाणुविक गुणसूत्र है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, वो आपको नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ जीवाणु कोशिका के मूवमेंट के लिए इनके अंतर्गत कशेरुकी पाया जाता है। वहीं स्लाइम लेयर के अंतर्गत आपको आउटर साइड में कुछ स्पाइक्स नुमा संरचना दिखाई दे रही है। इस प्रकार से एक ये सामान्य जीवाणु कोशिका है। प्लाज्मिड इन जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए मॉलिक्यूल होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला अतिरिक्त डीएनए अणु प्लाज्मिड कहलाता है। वहीं जीवाणु स्वयं का जो गुणसूत्र है वह प्रोटीन अणुओं के द्वारा बंधित रहता है। इस प्रकार के डीएनए अणुओं को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। यह न्यूक्लियोइड केंद्रक झिल्ली के द्वारा आवृत नहीं होने के कारण हम इसको जो न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर यही है कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, और केंद्रक झिल्ली रहित केंद्र को हम केंद्रकाभ या अर्थात न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये न्यूक्लियोइड रीजन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा एक स्थान पर जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि आप है जो इस चित्र के अंतर्गत देख रहे हैं कि न्यूक्लियोइड है जो एक जगह पर प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जुड़ा रहता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि डीएनए जो है इस न्यूक्लियोइड का, वो है जो लूप का निर्माण करता है। इकोलाई में प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसी की तरह इसमें है जो हिस्टोन समान प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का पाया जाना यूकैरियोटिक का मुख्य लक्षण है। तो इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते, बल्कि हिस्टोन की समान प्रकृति के अन्य प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इकोलाई में आपको 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलते हैं, जिसे हम
HU अर्थात HUPA, HLP1, H1 तथा H प्रकार के इसके अंतर्गत हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। इन हिस्टोन प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो है इस न्यूक्लियोइड संरचना को घेरे रहना और साथ ही साथ डीएनए जो कि न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है उसके संगठन को वास्तविक स्वरूप प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। जीवाणु डीएनए का जो प्रतिकृतन की हम बात करते हैं, किस प्रकार से रेप्लिकेशन होता है, आप सभी देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए एक बंद गोले के रूप में होता है और इसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो वृत्ताकार दो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के द्वारा बना होता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं दो पूरक रज्जु होते हैं, उनके द्वारा निर्मित होता है। कभी कभार है जो इन दोनों पूरक रज्जु में एक या उससे ज्यादा निक पाए जाते हैं। निक का मतलब है टूटना, ब्रेक। यह जीवाणुविक डीएनए स्ट्रैंड जो डबल स्ट्रैंड है यह ट्विस्टेड होकर के सुपर हेलिक्स का निर्माण करता है। जब सुपर हेलिक्स की ट्विस्टिंग घड़ी की दिशा में होती है तो हम इसे धनात्मक कुंडलन कहते हैं, और घड़ी की दिशा के विपरीत होती है तो इसे हम ऋणात्मक कुंडलन कहते हैं। प्रतिकृतिकरण के समय जीवाणुविक वर्ताकार डीएनए अणु के दोनों स्ट्रैंड किसी एक स्थान पर है जो खुल जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इनके बीच में मौजूद हाइड्रोजन बंध के अंतर्गत ब्रेक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक लूप बन जाता है, ओपन लूप, जो कि आप इसमें सेकंड इमेज के अंदर देख रहे हैं। और इस खुले हुए प्रतिकृति जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, इस जगह पर नए डीएनए अणु का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है, और उसके बाद में जब नए डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है तो ये ओल्ड स्ट्रैंड के रिज्यू को वापस पढ़ने हाइड्रोजन बंध द्वारा अवधि हो जाते हैं, और इनके अंतर्गत नेगेटिव सुपरकोइलिंग पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप इसमें एक डीएनए अणु में आपको 50 से अधिक प्रकार के कुंडलित छल्ले दिखाई पड़ते हैं। अब हम जीवाणुओं की बात करते हैं। उसके अंतर्गत ई कोलाई जो कि एक सामान्य प्रकार का जीवाणु है जो मनुष्य की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके जीनोम की हम बात करते हैं तो ई कोलाई का जो जीनोम यानी संपूर्ण डीएनए के अंतर्गत मौजूद न्यूक्लियोटाइड बेस अनुक्रम का पता लगाने के लिए जो जीनोम परियोजना शुरू की गई, उस जीनोम परियोजना को 1997 में पूर्ण कर लिया गया तथा इस परियोजना के द्वारा ये ज्ञात किया गया कि इस इकोलाई जीवाणु के जीनोम में 4.64 मल्टीप्लाई 10⁶ बेस पेयर तथा 4408 जीन्स पाई जाती है। अब ये आपको जो इकोलाई का जीनोम दिखाया गया है,
जिसके अंतर्गत इकोलाई का एक सामान्य स्ट्रेन K12 जो कि सामान्यतः बहुत अधिक मात्रा में अनुसंधान के अंतर्गत जैविक रसायन, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी आदि के कई महत्वपूर्ण मूलभूत प्रायोगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस इकोलाई के प्रयोग के द्वारा ही मानव में पाई जाने वाली इंसुलिन का निर्माण भी इसी इकोलाई के द्वारा क्लोनिंग करके किया गया। और ये जो इकोलाई है इसके द्वारा कई महत्वपूर्ण जीन्स को पहचानने तथा उपयुक्त जीनोम के पहचानने में उपयोग किया जाता है। मानव के लिए आवश्यक इंसुलिन हार्मोन का निर्माण भी इकोलाई के द्वारा संवर्धन माध्यम में किया जाता है और इसके लिए इकोलाई के जीनोम में इंसुलिन जीन को निवेशित करके रिकॉम्बिनेंट इकोलाई जीवाणुओं को संवर्धित करके उनसे है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन किया गया और इस प्रकार से निर्मित इंसुलिन को यूमुलिन नाम से जाना जाता है, जो कि आज लाखों डायबिटीज मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस डीएनए अणु यानी इकोलाई का जो डीएनए अणु है, मुख्य जो क्रोमोसोम गुणसूत्र है, इसके अलावा इस इकोलाई सेल में अन्य वर्ताकार डीएनए संरचना जैसे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, चित्र के अंतर्गत देखा था हमने कि अन्य वर्ताकार जो संरचना दिखाई दे रही थी जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड का भी अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, स्पेशली रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल निर्माण के क्षेत्र में, क्लोनिंग के क्षेत्र में। इन महत्वपूर्ण डीएनए अणुओं अर्थात प्लाज्मिड्स के बारे में हम आगे वाले वीडियो के अंतर्गत विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।